गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर अपनी साधारण ब्याज से रिलेटिव जो चौथी क्लास है उसको लेकर के यहां पर हाजिर हूं मैं। और देखिए यहां पर आज हम इस क्लास को करेंगे। इससे पहले की जो 3 क्लासेस रही हैं वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उन क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को वहां लिया गया है। और यहाँ पर इस क्लास में मैंने यहाँ पर कुछ ही प्रश्न हैं, लेकिन वो प्रश्न हैं जो पिछली 3 क्लास में किसी वजह से छूट गए थे, तो उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर ले लिया है। मुझे उम्मीद है कि इन 4 क्लास के बाद आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी। अगर फिर भी समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जिस टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है। और ये देखिए जो पेपर ये मतलब जो क्लासेस बनाई गई हैं तो आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे सीपीओ एसआई हो गया, या फिर इसके साथ साथ आपका पुलिस का जेल पुलिस वाला जो पेपर है और यूपीएसआई है, तो लगभग इस टाइप के हैं। बस बाकी क्या है कि इन सवालों में थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह थोड़ी चेंज हो जाती है। हालांकि इन प्रश्नों में जिनको लिया गया है वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अब तक 4 क्लासेस में काफ़ी कुछ यहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ठीक है, फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर। ये देखिए साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपए के ऋण के निपटारा हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। देखिए जैसे कि आपकी जो क्लास है, इस क्लास का जो थंबनेल है वो मैंने किस्तों से रिलेटिव बनाया हुआ है। साधारण ब्याज में जो किस्तों से रिलेटिव सवाल होता है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर किस्त वाले ही रखे हुए हैं। और इसके बाद हालांकि हमने अगले और प्रश्नों को लिया है। इस पूरी वीडियो में सिर्फ 2 ही सवाल ऐसे हैं जो किस्तों से रिलेटिव है, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी किस्त वाले प्रीमियम वाले सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम उसी चैप्टर में निपटाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, देखिए इसको करने का एक सिंपल सा मेथड, मतलब मैं कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ नहीं बताऊंगा, लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन लॉन्ग को शॉर्ट कैसे करना है ये आपको भी बताया जाएगा। तो देखिए पहले तो प्रश्न का मतलब समझिए वो कहना क्या चाहता है। साधारण ब्याज की 4% दर है। देखिए हमारे पास यहाँ दर दे रखी है, 4% है। 4 वर्ष बाद देय, मतलब ये वार्षिक भुगतान की बात कर रहा है। मतलब जो भी ऋण है उस ऋण को हमें क्या करना है, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में पे करना है, अदा करना है। ठीक है, तो 4 किस्तों में जहां हमें पेमेंट को अदा करना है, तो पेमेंट है कितना, 848 रुपया देय है। तो इसकी जो वार्षिक किस्त रहेगी वो कितनी रहेगी, जबकि हमें इसे बराबर किस्तों में देना है। साथ ही साथ ब्याज जो है, ब्याज भी चलता रहेगा। साधारण ब्याज है लेकिन 4% का ब्याज भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें किस तरह से पेमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं कि 848 है तो डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, कम से कम आंसर तो खैर नहीं लगाते, लेकिन इसको डिवाइड बाई 4 कर लीजिए तो 212 रुपया आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि 212 और 212 रुपए पे क्या होगा, ब्याज चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं आता है। हमेशा इसको अगर आप डिवाइड बाई 4 करते हो, अगर इसको आप डिवाइड बाई 4 करते हो, मतलब 4 साल के लिए है इसलिए आपने डिवाइड बाई 4 किया, तो उससे भी कम किस्त आती है। हमेशा किस्त कम क्यों आती है वो अभी मैं सारा समझा दूंगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर से, इस प्रकार के प्रश्न से रिलेटिव मैं आपको बता दूं। होता क्या है, जैसे 4 किस्तों में हमें किसी 4 किस्तें जैसे हमें पे करनी है, ठीक है, तो उन 4 किस्तों को जब हम पे करेंगे तो उसमें यह होगा कि पहली वाली जो किस्त जाएगी, पहली किस्त पर किसी भी ब्याज को हमें नहीं देना है, क्योंकि जो पहली किस्त जानी है, पहली किस्त पर एक भी ब्याज नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा किस्त जो होती है एडवांस जाती है। इतना तो व्यवहारिक ज्ञान आप लोगों को होगा। आप लोगों ने कभी ना कभी बाइक वगैरह फाइनेंस कराई होगी, या फिर आपने सुना होगा पड़ोसी ने किसी ने कराई होगी, तो आपको पता होगा कि एक डाउन पेमेंट के साथ, डाउन पेमेंट जो होती है, जिस पेमेंट को हम वहां जमा करते हैं, उसके साथ साथ एक प्रीमियम वो हमेशा एडवांस जमा कराते हैं। तो एडवांस से मतलब हुआ जब हम प्रीमियम को एडवांस जमा कर रहे हैं तो क्या हमें उस प्रीमियम पे पेमेंट देनी चाहिए। जैसे कोई चीज आज हमने खरीदी, अगर हमने आज ही एक किस्त उसको अदा कर दी तो क्या उस किस्त पर हम पेनाल्टी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उस किस्त पे ना हम पेनाल्टी देंगे ना ही हम उस किस्त पे इंटरेस्ट देंगे। हमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। भाई आज हम माल ले रहे हैं और आज ही अगर हम आपको प्रीमियम दे रहे हैं, एक किस्त दे रहे हैं, तो उस किस्त पर हमारा कोई भी ब्याज नहीं जाएगा। अब अगर हम अगले महीने या अगले साल जो हम किस्त देंगे, तो अगले साल देने वाली जो किस्त रहेगी उस पर पूरे 1 साल का ब्याज जाएगा, और उससे अगली वाली पर 2 साल का, उससे आगे 3 साल का, इस तरह से ब्याज जाएगा। लेकिन ये किस्तें हमेशा इक्वल होती हैं, वो भी मैं फंडा आपको समझा दूंगा।
तो देखिए यहां पर, और देखिए अगर आपको लगे कि ये वाला मेथड लॉन्ग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड वाली जो दोनों की वीडियो, मतलब सीआई और एसआई दोनों से रिलेटिव किस्तों वाली एक स्पेशल वीडियो भी मैं बना दूंगा। लेकिन आप लोग कहेंगे तब। साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर। अब देखिए हमें यहां पर बेसिकली करना क्या है, हम यहां पर एक लॉन्ग मेथड को समझेंगे और लॉन्ग को शॉर्ट कैसे करना है ये भी सीखेंगे यहां पर इसी प्रश्न के अंदर। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला कि एक किस्त ऐसी रहेगी जिस किस्त को हम स्टार्टिंग में सीधी सीधी किस्त जमा कर देंगे, हमें वहां पर क्या करना है, ब्याज वगैरह नहीं देना है। तो देखिए हमने ये पहली किस्त दे दी, इसके साथ ही साथ दूसरी किस्त भी दे दी और दूसरी किस्त पर लगने वाला 1 साल का 4% से ब्याज भी दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तीसरी किस्त, ये 2 किस्तें हो गई, तीसरी किस्त भी देंगे और तीसरी किस्त पर 2 साल का 4% से लगने वाला ब्याज भी दे देंगे। इसके बाद फिर चौथी किस्त की बात करें, चौथी किस्त प्लस चौथी किस्त पर 3 साल का 4% से लगने वाला जो ब्याज होगा वो भी हम यहां पर पे करेंगे। और इस तरह से देखिए पहली किस्त, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी किस्त हुई और ये चारों किस्तें बराबर हो जाएंगी 848। ठीक है, इसमें देखिए किस्त ये है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि 848 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है x x x और ये x, ये दोनों जो है, ये चारों जो है वो किस्तें हैं, इसके अलावा ये आपका इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें मिलाकर के 848 हो रहा है। तो सीधे सीधे जो 4x होगा, 1 2 3 4, जो 4x होगा उसका मान 848 नहीं आएगा। 4x प्लस ये जो 3 टाइप के ब्याज यहां पर नजर आ रहे हैं, ये सारे लगाने के बाद 848 रुपया होता है। ठीक है, तो ये बात यहां पर समझिए। अब देखिए, अब आगे जो हम सवाल करेंगे उस सवाल में हम ये लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने पहला सवाल था इसलिए आपको ये लाइन लिख करके बता दी, समझा दी आपके लिए, लेकिन आप ऐसी ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे। इससे थोड़ा जो अगली लाइन है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4, बात 4 किस्तों की हो रही है तो 4x, बात आ गई समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखिए x 4 और 100, x 4 और 100, ये देखिए x 4 और 100, ये सारा कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। तो यहां पर हम 4x बटे 100 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 2 और यहां से क्या बचेगा 3। ठीक है, और इसके बराबर हो जाएगा 848। तो देखिए पहली लाइन को छोड़ करके हम हर प्रश्न में दूसरी लाइन लिखेंगे। मैं अगला जो दूसरा प्रश्न है इसको ही मैं आपको कराऊंगा जिसमें पहली लाइन नहीं लिखवाऊंगा। फिलहाल आपको सीखना है पहली लाइन, अभी आप नोट करिए अपने पास जिससे आप समझ सकें। देखिए हम पहली लाइन से ही दूसरी लाइन पर आए हुए हैं, पहली लाइन से ही दूसरी लाइन बनी हुई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए 1 2 3 4, 4x हमने यहां पर रख दिया, प्लस अब क्या किया, इसमें से 4x बटे 100, इसमें से 4x बटे 100 और इसमें से ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 बचा, यहां 2 और यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए काफी सिंपल सा होता है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 चौका कितना हुआ 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 चौका 24। यहां पे लिख लेते हैं 4x प्लस 24x बटे 100 बराबर कितना हुआ 848। अब देखिए आंसर जो है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और आंसर भी आ ही चुका है। ये देखिए कितना हो गया, 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा ये 400, 400 प्लस 24 यानी कि 424x बराबर 848 और ये वाले 2 जीरो इधर आ जाएंगे। 424 दूनी 848, तो 200 की आपकी जो प्रीमियम है वो हो जाएगी। तो एक बार इस बात को दोबारा समझ लीजिए, हमने इसमें क्या किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 किस्तें और उन 4 किस्तों में हमने किस्त और उसके साथ में जो रेट थी, क्योंकि रेट तो बदलने वाली है नहीं, तो उसको हमने यहां पर कॉमन ले लिया। ठीक है, साथ ही साथ 100 भी कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन में कोई इतना बड़ा काम नहीं था, यहां पर इन सबको जोड़ा, 6 चौका 24x बटे 100 हो गया, तो यहां से 100 1 चौका 400, 400 प्लस 24, ये 424x बटे 100 हुआ, बटे वाला 100 इधर आ जाएगा, यहां से ये सीधा सीधा कट जाएगा। और ऐसा हर प्रश्न में होगा कि यहां पर कैलकुलेशन जो बनेगी वो सिंपल सी बनेगी, कटने वाली कैलकुलेशन बनेगी। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो यहां पर ये हमने प्रश्न किया, चलिए ठीक है, हो सकता है आप लोगों को अभी कम समझ में आया हो, लेकिन हम दूसरे प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद तो डेफिनेट आपको ये हर हालत में समझ में आ ही जाएगा। देखें, अब इतना समय नहीं लगेगा। दूसरा जो प्रश्न है उसमें हम क्या करेंगे,
ये कह रहा है 5 वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे 5x। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है 10%, तो क्या लिखेंगे 10x बटे 100 कॉमन ले लेंगे, और जब 5 किस्तें हैं तो 1 2 3 4 तक यहां पर कॉमन आ जाएगा, और टोटल रुपया कितना है 3600। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है और आप लगभग इसको अभी कर चुके हैं। ये देखिए क्या बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 6 हो गया, 6 4 10, 10x। तो देखिए 10 से क्या होगा, ये 0 भी घट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, 6x बराबर 3600 हो गया, तो फिर यहां से x बराबर 600 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा हो गया। आप ऐसे 2-3 प्रश्नों को आज ही, ऐसे 2-3 प्रश्नों को अपनी किसी भी प्रैक्टिस बुक से आज ही 2-3 प्रश्नों को करके देख लेना। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा कहीं पर कि किसी यूट्यूबर ने पढ़ा रखी है, तो शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो आप चेक अगर करेंगे तो वो हर जगह लागू नहीं होती है, हर जगह नहीं लगती है। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत है, ये भी एकदम शॉर्ट है, इसमें कौन सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये डेफिनेट हर जगह लगेगी, हर तरह के प्रश्न में, हर साधारण ब्याज के प्रीमियम वाले प्रश्न में ये वाली ट्रिक आपकी काम करेगी। ये ट्रिक ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने छोटा कर दिया है बस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोसेस का नाम लेते ही मुस्कुरा क्यों देते हो तुम लोग, क्यों संजीव? चलिए तीसरा सवाल, कितने समय में 3% वार्षिक दर से, तीसरा सवाल है। इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपए मिलता है। तो यहां पर 2 अमाउंट है, 2 समय है, 2 दर है। कहता है कि इन दोनों का ब्याज उतना ही होगा। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब यह है दोनों ब्याजों को हमें क्या करना है, इक्वल रखना है। ठीक है, दोनों ब्याजों को इक्वल रखना है। 2 कंडीशन दी हुई है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों वाला एकदम। तो देखिए ये कह रहा है 8,000 रुपए पर 3% से कितने समय में। देखिए पीआरटी हो गया, अपॉन में 100 भी आता है, चलो ठीक है लिख दिया हमने। पीआरटी हो गया ना, 8,000 रुपए पर 3% से कितने समय में, हमने लिख दिया टी समय में। ठीक है, कितना ब्याज होगा, उतना ही होगा जितना कि 6,000 पर 4% से 5 साल में मिलता है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न में क्या होगा, हमेशा 100 से 100 यहां पर कट जाएगा, इसलिए आप उसे लिखो या मत लिखो। जहां पर 2 ब्याजों को इक्वल बताया गया हो वहां पर आप 100 लिखो या मत लिखो। P1 R1 T1 मतलब पीआरटी इक्वल पीआरटी लिखना है, पहली कंडीशन का पीआरटी और दूसरी वाली कंडीशन का पीआरटी। तो यहां से आप देख रहे होंगे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 भी चला जाएगा, 4 दूनी 8 से ये चला जाएगा, तो टी बराबर बचेगा क्या 5 वर्ष। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए हम चौथे सवाल को कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी आज, ये ज़्यादा प्रश्न ही नहीं बचे हैं और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए चौथा जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर, चौथा भी कुछ तीसरे वाले सवाल जैसा ही है। प्रैक्टिस के लिए मैंने डबल प्रश्नों को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए देखते हैं, राशि मतलब पहली वाली राशि हमें ज्ञात करनी है। देखो ये क्या कह रहा है, 6% ऋण पर दी गई राशि। अब राशि का नहीं पता क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, 6% पर आर दे रखी है, समय भी दिया है। तो ये देखिए ऊपर एक लाइन का तो पीआरटी बन गया आपका, उतना ही ब्याज निर्मित करती है जितना कि 10% पर 6 महीने में 1200 रुपया करता है। तो 6% पर दी गई जो राशि थी, ये वाली राशि आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो कंडीशन है उसमें पी हमें पता नहीं है, निकालना है। आर 6 है और समय टी है। ठीक है, तो ये पीआरटी हो गया। अब अगर ये पीआरटी पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला पीआरटी देखते हैं, क्योंकि इस सवाल में 2 कंडीशन है, 2 ब्याज दे रखे हैं। तो दूसरा वाला पीआरटी क्या है कि 1200 रुपए पर 10% से 6 महीने का। देखिए 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 वर्ष। ठीक है, या 6/12 लिख लीजिए, बात एक ही है। अपॉन वाला 100 हमने दोनों साइड से काट दिया। ठीक है, अब 2 पंजे 10 हो गया, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं, नहीं ये टी मैंने यहां पर लिख रखा है जबकि टी 5 दिया हुआ है। चलिए 5 से 5 ये भी कट गया, तो P बराबर क्या बचेगा 200। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।
कितनी धनराशि 6% से 5 साल में उतना ब्याज निर्मित करेगी जितना कि 1200 रुपए पर 10% से आधे वर्ष में यानी कि 6 महीने में होती है। ठीक है, तो यहां से पी का मान 200 आपका निकल चुका है। अब इसके बाद हम 5वें प्रश्न की ओर जाएंगे। देखिए, आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन ऐसा हुआ है कि लेखपाल की भर्ती से रिलेटिव एक स्टेटमेंट आया है जिसमें अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से आया हुआ है। तो उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। इसी मंथ में जुलाई महीने में ही पूरी उम्मीद की जा सकती है कि वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि इस बार उन्होंने आज का जो पेपर दिया हुआ है उसमें और फिर भर्ती भी थोड़ी सी उन्होंने दोनों, मुझे लगता है कि राजस्व और चकबंदी इन दोनों की ही डिटेल शायद मांग रखी है, या जो भी हुआ है। फिलहाल 8000 वैकेंसी की बात हो रही है। अभी तक 5200 थी, अब 8000 हो गई है, तो 8000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। लगे रहिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे होंगे लेखपाल की भर्ती के लिए तो काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे। एक बड़ी संख्या में इसमें आवेदन होते हैं, क्योंकि इसका क्राइटेरिया भी जो रहता है एज का 18 से 40 वर्ष होता है। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन रहते हैं कैटेगरी वाइज वो भी होते हैं आरक्षण इसमें, तो काफ़ी संख्या में फॉर्म पड़ जाते हैं। चलिए 5वें सवाल की हम बात कर रहे हैं। किसी धनराशि का 2 वर्ष के लिए सरल ब्याज की किसी दर पर निवेश किया गया। ठीक है, सरल ब्याज की किसी दर पर निवेश किया गया। देखिए, धनराशि का नहीं पता कौन सी धनराशि थी। उस धनराशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर किसी दर पर निवेश कर दिया है। यदि उसका निवेश 3%, ये कल पूछ रहे थे तुम शायद, वही प्रश्न है उसी टाइप का, उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया जाता तो ब्याज के रूप में 450 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो यहां पर देखिए सवाल के कहने का मतलब क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। धनराशि भी नहीं दी हुई है, दर भी नहीं दी है, तो जब तक धनराशि नहीं दी है, चलो खैर धनराशि को तो हम एक बार के लिए कुछ मान भी लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी वैल्यू उसकी मान ली, लेकिन फिर हमारे पास दर भी नहीं है। अब हम इसको चलिए 100 मान के कर भी लिया, तो यहां से हम दर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्याज भी नहीं दे रखा। तो ऐसी कंडीशन में आप इस प्रश्न को कैसे करोगे। एक बात यहां पर समझने वाली है, उसने क्या बोला कि अगर निवेश की जो दर है वो 3% बढ़ा दी जाए। अब आपको पता है जब दर 3% बढ़ाओगे तो ब्याज भी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। ठीक है, ब्याज भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए एक सवाल में मैं थोड़ा सा यहां पर एक संशोधन कर देता हूं। दो वर्ष के लिए था ना, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए, चलिए ठीक है राशि रहने दीजिए, फाइनली हम राशि को ही केवल निकाल देंगे। ठीक है, छोड़िए, जैसा लिखा है वैसे ठीक है। निवेश 3%, मतलब अगर आपने दर को 3% बढ़ा दिया तो क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी तो बढ़ जाएगा। अगर आपने दर को बढ़ाया है तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटा दी तो ब्याज घटेगा। लेकिन उन्होंने देखिए कितना अच्छा रिलेशन यहां पर दे दिया कि 3% बढ़ा देने पर 450 रुपया ज्यादा मिल जाता है। तो आप कह सकते हो 3% बराबर हो जाएगा 450, क्योंकि 3% के बढ़ने से ही तो ये वाला डिफरेंस आ रहा है। ये जो 450 रुपया बढ़ रहा है ये 3% की वजह से बढ़ रहा है। अगर ये 3% की जगह 4% बढ़ाया होता तो ये भी 450 से कुछ ज्यादा बढ़ता, कुछ अंतर रहता, मतलब 3% बराबर इतना है। ठीक है, तो अगर 3% बराबर हम इतना लगाएंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 450 बटे में 3 आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा यहां पर 100। तो यहां से आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए 3 से 45 को काट सकते हैं, 150 आ जाएगा, और 150 का जब हम 00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या था, ये जो प्रश्न है मैं जो यहां पर एक संशोधन करने वाला था वो क्या था, क्यों कर रहा था मैं, और मैंने छोड़ दिया उसको, नहीं करा। राशि बताइए वो क्या राशि थी। तो हमने यहां पर क्या निकाल दिया कि ये जो राशि थी वो 2 वर्ष के लिए थी। अगर हम यहां पर वो 1 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालते तो हमें ये लिखना पड़ता है यहां पर कि 3% अधिक कर देने पर 2 साल में अगर 450 रुपया आता है तो 1 साल में कितना आएगा। ठीक है, तो 1 साल का 225 लगाते, आंसर इससे आधा आ जाता। लेकिन ये तो एक डिपेंड करेगा कि आपसे सवाल कैसे पूछा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा सवाल लिखा हुआ है उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखिए छठा सवाल यहां पे कर लेते हैं, और अगले 2-4 प्रश्न और भी लेने हैं मुझे, 2 प्रश्न भी और लेने हैं। एक महाजन जितना रुपया उधार देता है, ये प्रश्न देखो ये आप लोगों ने ऑप्शन से कर लिया था लेकिन प्रोसेस पूछा था इसका।
तो एक महाजन जितना रुपया उधार देता है उतना ही प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेता है। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न हो गया। ऐसा सवाल मैंने आपको एक बताया था लाभ हानि में, जिसमें बताया था कि कोई व्यक्ति उतना फायदा लेता है, उतना लाभ अर्जित करता है जितने रुपए उसके क्रय मूल्य है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। एक महाजन जितना रुपया उधार देता है उतना ही % उस पर ब्याज लेता है। तो ये वैसे मैंने उस दिन भी ऑप्शन से ही कराया था, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करना है तो इसका फिर ये तरीका होता है। आप मान लीजिए कि X रुपए की कोई वस्तु या X रुपया उसने उधार लिया, ठीक है, और X रुपया अगर उधार लिया और X का X% 1 साल के लिए, X का X% उसे क्या मिला, ब्याज मिला। तो इस तरह से कितना रुपया हुआ, 56 रुपया। मतलब इतना रुपया मान लीजिए उस व्यक्ति ने, महाजन ने किसी व्यक्ति को दिया होगा, ठीक है। महाजन ने मतलब जिसने जो ब्याज पे रुपया दे रहा था उस व्यक्ति ने X रुपया किसी को दिया होगा और उस X का X% उसे 1 साल का ब्याज मिला होगा, क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि जितना रुपया उधार लेता उतना ही %। अगर ये 100 लिया तो 100%, 10 लिया 10%, 40 लिया 40%, 60 लिया 60%, ठीक है। तो यहां से अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विघात समीकरण पक्का बनेगी, यहां इससे हम नहीं बच सकते। लेकिन मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि द्विघात समीकरण से बचने की कोशिश किया करो। x का मान फिलहाल यहां से 40 आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो 40 का 40% निकालिए। जब आपके सामने ऑप्शन होंगे, देखिए 30 होगा, 40 होगा, आपके पास 50 भी होगा, 60 भी होगा, बहुत सारे आंसर होंगे, 4 होंगे। तो देखिए अगर हम ये मानेंगे कि 60 रुपए की वस्तु है तो ये तो कितना भी ब्याज लगा लो 56 की तो बिकने वाली है नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 30 की वस्तु पे 30% का लाभ, ठीक है। तो 30 रुपए पे अगर 30% का ब्याज अगर हम लगाएंगे तो 30 का 30% कितना हुआ, 9 रुपया। तो ये बिक जाएगी 39 रुपए की। अगर 39 की बेच रहा होता 56 की जगह तो आंसर 30 होता, लेकिन यहां पर नहीं मिला हमें। 50 का 50%, अगर देखिए 50 रुपए की वस्तु है और उसमें 50% लगाएंगे तो 25 रुपया का यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा, तो यहां पर 75 हो जाएगी। ये भी हमारा आंसर नहीं बना, क्योंकि हमें वस्तु कितने की देनी है, या वस्तु टोटल रुपया जो मिश्रधन लेना है वो कितना लेना है, 56 रुपया लेना है। बिल्कुल वही पैटर्न है, बस वहां पे लाभ हानि और क्रय मूल्य था, यहां पर मूलधन और उस पर ब्याज दे रखा है। तो देखिए 40 का 40% हुआ 16 और इस तरह से 56 रुपया उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई है तो फिर ऐसा भी करिए, लाइक भी कर दीजिए। तब तक मैं दूसरे सवालों को ले लेता हूं यहां पर। तो अभी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक करें। ये देखिए इस वीडियो के आखिरी प्रश्न और इस चैप्टर के भी आखिरी प्रश्न है जिनको यहां पर ले लिया गया है। और आपको बता दूं मैं कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रश्नों को लिया गया था, लेकिन जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट से आप करेंगे, किसी बुक से करेंगे तो आपको समस्या जरूर आएगी, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा और 1-2 प्रश्न हो सकता है कोई ऐसा और बच भी गया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, हम और भी कोई अगला वीडियो भी बना देंगे। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर 7वां प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ जो 7वां प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट किसी शॉर्ट ट्रिक से करने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे, इस तरह के प्रश्नों में रहते हैं। तो इस प्रश्न का एक प्रोसेस ही रहेगा, उस प्रोसेस के अंतर्गत ही हमें इसको करना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं जरा इस प्रश्न को, ऐसे बड़े मेथड से ही क्यों करना है या डबल स्टेप में ही क्यों करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए। देखिए रमेश ने 24,000 रुपया एक बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कर्ज लिया। 24,000 रुपया लिया, 12% पर सालाना दर से लिया था, ठीक है। एक वर्ष बाद उसने क्या किया, 24,000 प्लस कुछ ब्याज भी हो गया होगा, तो उसने क्या किया, एक वर्ष बाद ये किया कि 1,500 रुपया, यहां 15,000 रुपया उसने जमा कर दिया। अब जितना पेमेंट बचा होगा उस पूरे धनराशि पर इसे फिर ब्याज देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 2 साल के बाद अगर अपना हिसाब उसे चुकता करना है, हिसाब बराबर करना है, तो कितने रुपए अभी बैंक को और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, किसी एक धनराशि ली, उस धनराशि को अगर सीधा सीधा 2 साल बाद उसका हिसाब चुकता करना होता तो 2 साल का ब्याज निकाल के हम हिसाब बराबर बता देते कि इतना मिश्रधन उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां उन्होंने क्या किया, 1 साल बाद कुछ पैसे जमा कर दिए। अब जो बच गए पैसे, उन पैसों पे भी तो ब्याज चलेगा, ठीक है। तो उन पैसों में ब्याज चलेगा तो वो हमें यहां पर करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अब देखिए इसको भी ना समझने की कोशिश ज्यादा करिए, लिखने की कम, ठीक है। मैं मतलब यहां पर जो लिखूंगा
कोशिश करूंगा कि कम लिखवाऊं, लेकिन समझाने पे समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 24,000 रुपया था, 24,000, इसको क्या किया 12% की दर से लिया था। एक साल की बात हो रही है, कुछ लगाए ना लगाए सीधा सीधा हम लिख सकते हैं यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा 12 चौका 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 रुपया ब्याज। अब देखिए अगर 2880 ब्याज हुआ और 24,000 रुपया पहले से था, तो फाइनली यहां तक रुपया जो बना वो कितना बना, ये बना 26,880, जिसमें से 15,000 रुपया उस व्यक्ति ने क्या किया, 15,000 रुपया उसको वापस कर दिया। अब रुपया बचा कितना 11,880। अब इस 11,880 मतलब 24,000 रुपया था जिसपे 12% ब्याज बना 2880, इस तरह से उसको देना चाहिए था 26,880, उसमें से 15,000 उसने दे दिया। अब बचा हुआ रुपया कितना है 11,880। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा 11,880 पे लगेगा। ठीक है, तो 11,880 पे लगेगा कितना 12%। तो आप यहां पर चाहें तो सीधा 112 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा 112%, क्योंकि इतना तो देना ही देना है, साथ में 12% और देना है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हो 112% अभी उसको और रिटर्न करना है। या कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगे तो फिर आप ऐसे कर लो। देखिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हासिल के 9 हो गए, फिर से 12 अट्ठे 96, 96 और 9, 105 का 5 रहेगा, हासिल का 10 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 और 10 हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल के 2, 12 एकम 12 और 2 13, 14। तो यहां से देखिए अब एक दशमलव यहां पर ये जो जीरो लगा हुआ है मतलब 10 से भाग कर रहा है, उसकी वजह से एक दशमलव यहां पे आ जाएगा। तो 1425 रुपया 60 पैसा अभी इसको ब्याज और देना पड़ेगा। और 11,880, देखिए 11,880 रुपया इसको पिछला वाला जो मूलधन बचा हुआ है वो देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको टोटल धनराशि कितनी देनी पड़ेगी, ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा 8 2 10, हासिल का 1 हो गया, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। यहां से बच जाए बनेगा आपका ये 13,305 रुपया 60 पैसा। ठीक है, अब इसे दोबारा से समझ लो, हमने यहां पर लिखा कुछ भी नहीं, क्या करा हमने 24,000 रुपए पे 12%, मतलब थ्योरी नहीं लिखी, वैसे तो बहुत कुछ लिखना पड़ा है, सवाल ही डबल स्टेप वाला सवाल था। तो 2880 रुपया जो है यहां पर ब्याज हो गया, उसमें 24,000 हमें कायदे में पिछला भी रिटर्न करना था, इस तरह से 26,880 बना, उसमें से 15,000 रुपया हमने वापस, मतलब मैंने नहीं रमेश ने वापस कर दिया, तो इस तरह से 11,880 रुपया और बचा। अब ये अगर इसके भी एक साल बाद रिटर्न करेगा तो इस पर एक साल का 12% और लगेगा, तो इसका 12% हमने फिर से निकाल दिया, तो ये 1,425 रुपया 60 पैसा आया। ये ब्याज देना पड़ेगा, 11,880 जो पिछला धन बचा हुआ है वो भी देना पड़ेगा, तो कुल मिला के 13,305 रुपया 60 पैसा इसको और देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में देखिए 8वां सवाल यहां पर लिखा हुआ है, किसी दुकान के 3/4 अंश का अग्नि बीमा था, मतलब उस दुकान की जो भी मतलब संपत्ति थी, जो भी उसकी वैल्यू थी, उस वैल्यू के 3/4 अंश का बीमा था, मतलब 75% का था। तो हम ये कह सकते हैं, आगे कहा है यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% की दर से, ये 2.5% की दर से, 2.5% प्रति हजार तो नहीं है बेटा, देखना जरा, 225 रुपए, नहीं 2.5% प्रति हजार तो नहीं दिया है। अच्छा चलिए ठीक है, होता है ना कई बार बहुत बड़ी रकम होती है तो उसमें से प्रति हजार के हिसाब से भी होता है। चलिए खैर, तो ये 2.5% प्रति वर्ष की दर से 225 रुपए का प्रीमियम बना। तो देखो ये ना बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या करना है, आपको एक संपत्ति पूरी दुकान की माननी है, उस दुकान का 3/4 भाग का बीमा है और 3/4 का 2.5%, 2.5 का मतलब 5/2% की वजह से 2 जीरो आ गए। ये प्रीमियम किसके बराबर हो रहा है, 225 रुपए के बराबर हो रहा है। यहां से आप एक्स का मान निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान नहीं रहा इस बार कि हम हर बार हर वीडियो में एक सवाल आपके लिए छोड़ा जाता है, कोई बात नहीं, इसका आंसर ही कमेंट में डाल दीजिए। हर बार एक सवाल छोड़ा जाता है आपके लिए, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टाइम से उसका जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए,
8वें वाले प्रश्न का। और एक बात और बतानी थी, कुछ बच्चों को मैंने मैसेज करके उनको बता भी दिया था, वहीं पे उनको रिप्लाई कर दिया था। जब भी आप आंसर दें तो कुछ इस तरह से आंसर दिया करें वहां पर, जैसे दुकान की कीमत, तो इस तरह से लिख दो दुकान की कीमत बराबर जो भी कीमत आए, ठीक है। या फिर आप उस वीडियो के लिए इस तरह से लिखा करें 8वें प्रश्न का ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार अलग अलग वीडियोस में छोड़ता हूं तो फिर इतना ध्यान भी नहीं रहता, और उसी वीडियो के उसी के कमेंट बॉक्स में डाला करें। चलिए ठीक है, जवाब साथ साथ आप देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो पर आप लोग कोई भी नए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराने थे तो अच्छी बात है, बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करिए। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर चक्रवृद्धि में।